स्वागत है आपका सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। कहते हैं किसी भी देश को बेहतर तरीके से चलाने के लिए उसकी नीतियां तो जरूरी है, लेकिन उन नीतियों के साथ साथ नीतियां कहां तक पहुंच रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आम नागरिक तक उसका पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब इसी बीच क्या वो नीतियां इस देश के नागरिक को पसंद भी आ रही हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए जरूरी है फीडबैक। अब वो कहां से आएगा? जनता से। इसी बीच अगर कोई नीति लाई गई है तो कहां तक उपयोग में लाई गई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कोई योजना चलाई गई तो कहां तक उतारी गई, कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए 1990 में गुड गवर्नेंस की शुरुआत जो है वो की गई थी, जहां पर सरकार की गुणवत्ता को और ज्यादा बेहतर करने के लिए और साथ ही सरकार की आंसरेबिलिटी और ट्रांसपेरेंटी को बढ़ाने के लिए ये गुड गवर्नेंस जो है लेकर आई गई। तो आज की हमारी चर्चा ये है कि देश में गुड गवर्नेंस कितनी जरूरी है और साथ ही सवाल ये है कि इसके लिए क्या कुछ काम जो है किया जा रहा है, किस तरीके से गुड गवर्नेंस को और ज्यादा बेहतर किया जाए। तो आज इसी पर रहेगी चर्चा, लेकिन पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको गुड गवर्नेंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। जहां गुड गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो 1990 में सुशासन की अवधारणा जो है वो विकसित की गई सरकार द्वारा, जिसमें ऐसा शासन हो जहां पर गुणवत्ता अच्छी हो। इसी बीच अच्छी मूल्य व्यवस्था की धारणा की बात जो है वह भी की गई गुड गवर्नेंस के अंदर। तो सुशासन शासन जो है गवर्नेंस से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर है कि सरकार ने पॉलिसी तो ले आई, बट वो पॉलिसी क्या जमीनी तौर पर पहुंच रही है, क्या जनता उस पॉलिसी से खुश भी है, क्या राजनीतिक उत्तरदायित्व को बढ़ाती है गुड गवर्नेंस, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज इसी पर चर्चा होगी। क्या स्वतंत्रता की उपलब्धता भी इस गुड गवर्नेंस के अंदर शामिल है? कई सारे सवाल जो है वो गुड गवर्नेंस को लेकर है। तो पारदर्शिता का क्या है गुड गवर्नेंस से लेना देना, ट्रांसपेरेंसी की जब हम बात करते हैं तो इसी बीच गुड गवर्नेंस के लिए हमारी व्यवस्था क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 में लेकर आया गया था, जहां पर आप सरकार से पूछ सकते हैं कि जी इस योजना के अंदर कितना काम किया गया। किसी पॉलिसी के बारे में आप पूछ सकते हैं, पूरी जवाबदेही जो है वो होगी। जनता का जरूरी है जानना। इसी बीच सिटीजन चार्टर एक्ट भी कुछ इस तरीके से ही है, जहां पर सरकार द्वारा कोई योजना जो है वह लेकर आई गई तो कहां तक उस पर काम हुआ। तो सोशल ऑडिट की भी सुविधा जो है वह लेकर आई गई कि कहां पर कितना उधार जो है वह हो रहा है, किस तरीके से जनता क्या खुश है सरकार के काम का। अब डिजिटल का जमाना है तो डिजिटल क्यों ना हो गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस की डिजिटल पहल जो है सरकार द्वारा कई साल पहले जो है कर दी गई थी कि जी आप गवर्नमेंट के ऊपर जान सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कुछ काम कर रही है। जब आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही जाते हैं तो वहां पर ही आपको पता चल जाएगा। पर पब्लिक सर्विस एक्ट, अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पब्लिक सर्विस एक्ट के तहत आपको बता दें, ये पूरी कोई आईएएस अफसर जो है अगर आपको कोई डिलीवर नहीं कर पाया है सर्विस को, तो बाकायदा ये हमारा लॉ कहता है कि जी आप उसको वहां से निकाल सकते हैं। तो आज हमारी चर्चा एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर है, गुड गवर्नेंस के ऊपर। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी सवाना हमारे साथ पूर्व आईपीएस जुड़ गए हैं, मनोज त्यागी हमारे साथ एक्सपर्ट है, हंसराज जोशन हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सबसे पहला सवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ हंसराज जोशन जी हैं, तो विधायिका के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं आप सर, और गुड गवर्नेंस आप भारत के अंदर अभी जो मौजूद है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब इस देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, और उस टाइम वो हमेशा बात करते थे कि जो हम दिल्ली से पैसा भेजते हैं वो बड़ी मुश्किल से जो स्टेट्स पर जाके 4 आने वहां जो एक्सपेंड किया जाता है और 12 आने जो पैसा है वो रास्ते में रह जाता है। और उसके बाद ये 1990 में जो गुड गवर्नेंस का जो लेके आए जी, जो देश की उसमें पॉलिसी बनी, आज भी हम कह सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में बढ़िया कानून बनाए गए, पर उन कानूनों की सही मायने में पालना नहीं होती। आरटीआई भी आज कोई रसूख वाला आदमी है, अगर वो डाल देगा तो उसको टाइम पर मिल जाती है। अगर कोई रसूख वाला आदमी नहीं तो एक साल उनको आरटीआई नहीं मिलती। अगर वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जो कमिश्नर साहब है या उनके चीफ कमिश्नर को कंप्लेंट भी करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई ज्यादा असर होता है।
सही मैंने में जो एक कागजों तक के जो बात ज्यादा आज भी जो डिपेंड करती है, क्योंकि मैं तो ये जो देखता हूं कि जो हमारे स्टेट्स वाले लोग हैं, अगर दिल्ली से कोई भी बात आती, कोई भी जो दिल्ली से पैसा आता है किसी भी विभाग का आता है, और उसको मॉनिटर जो दिल्ली वालों के 3-3 महीनों के बाद करना चाहिए, अगर दिल्ली वाले उसको मॉनिटर नहीं करेंगे तो ये टोटल डाइवर्सिफिकेशन जो इसको डाइवर्ट किया जाता है फंडों को अपनी मर्जी से, जो भी गवर्नमेंट जो स्टेट की होती है कहाँ उसको सूट करता है वो उस तरीके से वो लगाना चालू करती है। और खीर के हमारे रोले पे के जो किसी गरीब का पैसा आता है गरीब को नहीं मिलता। अगर आप पीछे आपने सुना होगा कई स्टेटों में जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनके लिए जो वजीफा आया, और वो वजीफा सही महीने में गरीबों को मिला ही नहीं, वो पता नहीं गवर्नमेंटों ने और पास से उसको डाइवर्ट कर लिया। और इस तरीके से जो लेकिन हाल ही में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं सर, अक्सर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जी मिनिमम गवर्नमेंट हो लेकिन मैक्सिमम गवर्नेंस जो है वो होनी चाहिए। लैंड ऑर्डर तो कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा हमारे लिए जो प्रॉब्लम है, सही मैंने में वहां से होर को बातें होती हैं दिल्ली में, प्रैक्टिकल तौर पे यहाँ होर होता है। आज भी मैं कहता हूँ कि इतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, क्योंकि जो कानून बनता है, कानून जो वो एमएलए एमपी और जितना भी, चाहे वो किसी स्टेट का मिनिस्टर है चाहे भारत सरकार का मिनिस्टर है, उस वक्त भी उतना ही लागू होना चाहिए जितना आम नागरिक पर होता है। और एक मैं ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि इस टाइम टोटल लोगों में कॉन्फिडेंस ही खत्म होता जाता है, क्योंकि 70 सालों में देश ने कहीं का कहीं पहुंच जाना था और हम पहुंच रहे हैं कि आज भी लोगों में एक फियर बना रहता है हमेशा। और हर स्टेट में कहीं भी चले जाओ, गरीब में फियर वो खत्म ही नहीं होता। ये कानून जितने भी बनते हैं भारत सरकार बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, इनको एक्सट्राडाइट करने के लिए और सभी को जस्टिस देने के लिए ये सभी को जो इन गवर्नमेंटों को इंश्योर करना चाहिए। हमारे साथ पूर्व आईपीएस भी हैं सर, सवाल आपसे रहेगा जी एस सवाना जी, पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है गवर्नेंस के अंदर, गुड गवर्नेंस डिलीवर करने के लिए, न्याय डिलीवर करने के लिए, तो पुलिस की कितनी बड़ी भूमिका है जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं? जी एस सवाना जी। देखिए, पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है गवर्नेंस में, और अगर सरकार का कोई विजिबल साइन नजर आता है तो वो पुलिस में नजर आता है। सरकार कहाँ नजर आती है? पुलिस में एक आम आदमी को। रोड के ऊपर जो सबसे पहला आदमी कॉन्टेक्ट में आता है सरकार का जनता को, वो पुलिस मैन होता है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस मैन हो चाहे कोई दूसरा पुलिस मैन हो। तो आम आदमी सरकार कहाँ समझता है? तो पुलिस में समझता है। पर जहां तक गुड गवर्नेंस की बात है, 1990 में जो इनिशिएटिव हुआ और उसके बाद में आरटीआई एक्ट आया, तो मैंने तो इसको काफी इफेक्टिव पाया आरटीआई को, क्योंकि गुड गवर्नेंस के जो 8 बेसिक चीजें हैं जी, उनमें से ट्रांसपेरेंसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। उसमें अकाउंटेबिलिटी दूसरी चीज है कि अगर किसी आदमी ने कुछ किया तो उसका अकाउंटेबल, कोई रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और जो है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ मीन्स के कानून की निगाह में सब बराबर हों। ठीक है, इसमें बहुत सारी खामियाबी होंगी, पर हम कम से कम उस रास्ते पे चल तो रहेंगे। 2-4 बातें मैं और भी कहना चाहता हूं जी। एक बात मैं विशेष तौर पे ये कहना चाहता हूं कि किसी भी पॉलिसी को देखने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, उसका निर्धारण करने के लिए एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। ये नहीं है कि आज कोई पॉलिसी लेके आए और पॉलिसी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, आज आई है और शाम को हल्ला मचाना शुरू कर दिया, ये तो खराब है, ये तो खराब है, इसका ये है। अरे भाई, रीजनेबल टाइम तो दो उसे इम्प्लीमेंट करने का, जब ही आप बैठ के उसका कंक्लूजन करना कि उसका जो आउटकम है वो सही आया या गलत आया। हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसे ही पॉलिसी आई उसका उसी वक्त विरोध शुरू हो जाता है।
और बाद में ये देखा गया है कि उस विरोध के चक्कर में बेचारी पुलिस पिसती रहती है। जब उसको काम करना चाहिए पुलिस को, उस वक्त वो उन धरना और प्रदर्शन में लगी रहती है। जो डाइवर्ट आप रिसोर्स करते हैं उसका खामियाजा कहीं तो भुगतना पड़ेगा जी। इन्वेस्टिगेशन खराब होगी, दूसरी चीजें खराब होंगी, तो उसको इंगेज करके रखना बिना बात की चीजों में, ये सबसे ज्यादा अनप्रोडक्टिव चीज है। दूसरी बात कि पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। अब जो डिसीजन हुआ वो पार्टिसिपेशन है, उसमें जनता का पार्टिसिपेशन है, जनता के नुमाइंदों का पार्टिसिपेशन है उनको काम करने में। एक जो सोच होती है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत पुरानी बात है। राजा राम मोहन राय ने जी सती प्रथा को खत्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर असर डाला। उस वक्त जो लोग थे वो खिलाफ थे कि सती प्रथा बंद नहीं होनी चाहिए। सरकार ने आउट ऑफ दी वे जाके सती प्रथा के ऊपर कानून लाके उसको बंद कर दिया। बाद में उस कानून की एक्सेप्टेबिलिटी पब्लिक में एट लार्ज आई, बहुत सारे लोगों ने सबने किया, आज कोई भी उसके विरोध में नहीं है। तो भला बुरा क्या है उसको भी देखने की जरूरत है। आज हमें आधी अधूरी चीजें बताई जाती हैं, पब्लिक को आधी अधूरी चीजें पता है, उससे वो भड़क जाते हैं और जो अच्छी पॉलिसी आती है उसके भी खिलाफ चले जाते हैं, उसके भी खिलाफ चले जाते हैं। भाई हर जगह जनता का भी थोड़ा सा समय दें, उसका अल्टीमेटली थोड़ा समय आने के बाद में लगेगा कि हाँ ये पॉलिसी ठीक है या नहीं। जी सवाना जी, आपके पास मैं है। लौटती हूँ। हमारे साथ मनोज जी भी है। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे भारत के अंदर गुड गवर्नेंस के ऊपर, किस तरीके से इस गवर्नेंस को और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है? जी मनोज जी। हेलो, यहाँ गुड गवर्नेंस जो विषय है मैडम, वो बहुत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके आधार पर हम लोगों को सुशासन की जो कल्पना, जिसको हम कह सकते हैं राम राज्य है, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। उसके लिए पर्टिकुलर सभी लोगों की जवाबदेही तय जब तक नहीं होगी, चाहे पुलिस है, चाहे नेतागण है, चाहे सरकारी अफसर हैं, उन सब लोगों की इस गुड गवर्नेंस के लिए उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। और जैसा अभी अवाना जी कह रहे थे कि ये एक्ट है, और उससे पहले माननीय जी पूर्व मंत्री जी ने भी कहा कि महीनों लग जाते हैं उसके जवाब आने में, और महीनों क्या वर्षों तक लग जाते हैं। और कई बार तो कुछ डिपार्टमेंट उस बारे में अपनी राय ही प्रकट नहीं करते हैं। वो आपकी आरटीआई लगी हुई है, वो डंप हो गई, आप उसकी अपील कीजिए। इस सब के लिए भी जवाबदेही होने के बावजूद भी कोई निर्णय नहीं होता है। ये सबसे पहला काम जो गुड गवर्नेंस को सक्सेस करने के लिए और बनाए रखने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो, एक पीएम से लेकर और प्रधानमंत्री तक। जब तक उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का आधार नहीं बनेगा तब तक हम कल्पना नहीं कर सकते इस गुड गवर्नेंस। तब तक ये केवल थोथी बातें रह जाएंगी। इस सारे के अंदर केवल किताबों पर लिखा हुआ एक्ट बन गया, एक्ट पास हो गया, एक्ट चल रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आएगा कभी भी। इसलिए अगर रिजल्ट की तरफ जाना है हमें, तो हर व्यक्ति की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी। आप देखते हैं कहीं पर भी, दिल्ली की जैसे बात करें तो किसी भी सड़क के किनारे झुग्गियां डल, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन किसकी होगी? आज एक लोग कह देते हैं पुलिस वालों की है, कुछ लोग कह देते हैं नेताओं की है, लेकिन आप ये तय कीजिए कि जिस एसएचओ के या जिस पुलिस वाले के, एसीपी के, डीसीपी के इलाके में इस तरह की इंक्रोचमेंट हो रही है, सरकारी जमीन पर अधिग्रहण किया जा रहा है, वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं होगी उसकी, कि उसके ऊपर कोई पनिशमेंट का डंडा नहीं बनेगा, तब तक कोई आधार नहीं सब चीजों का। हम बहुत महत्वपूर्ण सर आपने बात की है। जी सवाना जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर ने एक बात कही कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं है,
नेता कहता है पुलिस ने किया है, पुलिस कहती है नेता ने किया है, फिर विपक्षी पार्टियां भी बीच में आ जाती है, एक दूसरे के ऊपर बस ठेकरा जो है फोड़ दिया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड नहीं है गुड गवर्नेंस में। देखिए ऑर्डर तो अधिकारी का होगा, जो लिखित में होगा, डॉक्यूमेंटेड होगा, फाइल पे, वो अधिकारी का होगा। नेता तो बहुत आराम से बच जाते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। उसको ऑर्डर करना है तो सोच समझ के करना है, क्योंकि बाद में उसने ही भुगतना है और कोई आएगा नहीं। अच्छा, दूसरी बात, आरटीआई एक्ट से कही, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। आरटीआई एक्ट जब नहीं था तो क्या वो चीजें हमें उपलब्ध थी? आज मैं किसी भी नोट शीट का, फाइल का हिस्सा ले सकता हूँ। अगर किसी भी तरह से पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो हर डिपार्टमेंट में नियुक्त, वो नहीं देता है उस निर्धारित उसमें, तो अपील करूंगा। उसमें नहीं जाएगा तो फिर मैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास जाऊंगा। और इस सब में उसको वकील करने की जरूरत नहीं है, एक खाली कोरे कागज पे उसको लिख के देना है, उसका कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रोसेस नहीं। और इसके आधार पे आप देखिए, जब से आरटीआई 2005 से आया है जी, आरटीआई की वजह से कितनी चीजें उजागर हुई है, उसको देखें और पहले को कंपेयर करें। ठीक है, गुंजाइश है अभी इसमें और इम्प्रूव करने की, पर इसको आउटराइटली रिजेक्ट करना मैं इसको उचित नहीं समझता। दूसरी बात, अभी मेरे भाई ने एक कही कि एसीपी जिम्मेदार होना चाहिए, डीसीपी जिम्मेदार होना चाहिए। दिल्ली में इन्होंने बड़ा स्पेसिफिक सवाल कहा कि अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट होना है। मैं इसके लिए आपको बता दूं कि ये पुलिस का काम नहीं है कानूनन, क्योंकि जमीन किसकी है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही तो बताएगा कि वो जमीन कौन सी है, जिस पे कब्जा हो रहा है। वो शिकायत करे तो पुलिस उस पे एक्शन करे। सर, आपने जो ये बात कही है ना, मैं चाहूंगी एक बार इसे और ज्यादा विस्तार से बताइए, क्योंकि मुझे लगता है जनता में क्लैरिटी नहीं होती इस चीज की। अब आना जी, जनता में क्लैरिटी नहीं होती, वो हमेशा पुलिस के ऊपर ही उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि कुछ भी हो गया जी पुलिस रिस्पॉन्सिबल है। सॉफ्ट टारगेट है, जिसको भी बच के निकलना हो वो केवल पुलिस को अटैक करे, पुलिस को अटैक करे, बच के निकल जाए, क्योंकि डिसिप्लिन के नाम पे उन्होंने तो जवाब देने आना नहीं है। वो तो बेचारे डिसिप्लिन के नाम पे बंधे बैठे हैं। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं क्योंकि मैं रिटायर्ड हूं। अगर मैं इन सर्विस होता तो एक शब्द ना बोलता। बस यही डिसएडवांटेज है जिसका फायदा उठाता है। इतने डिपार्टमेंट है, उनके बारे में पता नहीं है। जनता का जो हार्ड अर्न, जो एक्सचेकर से पैसा आ रहा है टैक्स का, वो कैसे जाता है पीडब्ल्यूडी में, सीपीडब्ल्यूडी में कैसे जाता है, कहाँ खर्च होता है, इसकी कभी कोई बात करता है? कोई नहीं बात करता। बस एक बेचारा जो 14-15 घंटे दिन में काम करता है, एक पुलिस वाला कोई। हंसा जोशन जी, क्या कहना चाहेंगे सर? आप लेजिस्लेचर का हिस्सा रहे हैं, विधायिका का हिस्सा रहे हैं, और हमारे साथ पूर्व आईपीएस है, वो कहते हैं जी कुछ भी हो जाता है ना, रिस्पॉन्सिबल या तो आईएएस अफसर है, आईएएस अफसर अगर नहीं है तो एक सॉफ्ट टारगेट जो है वो जनता को मिला हुआ है और वो है पुलिस। जी हंसा जोशन जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी क्लियर होनी चाहिए गुड गवर्नेंस में? मैं ये बात कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे देश में जो है ना, नेचुरल जो सही मायने में है, हमारी देशभक्ति का जो सही मायने में अभी लोग लेसन लेने को तैयार नहीं है। कहीं भी किसी की ड्यूटी है, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, चाहे वो कोई भी काम करता है उसको मिलने का, चाहे वो लेजिस्लेचर है, अगर वो ठीक तरीके से काम करे और जो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाए हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, या जो भारत सरकार का है कोई, वो उसको उत्तरदायित्व देना है या स्टेट को देना है, वो अगर हमारे में देशभक्ति वाली बात हो तो हम कहते हैं कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और हमारे देश के लोगों को तो सही मायने में, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे वो आम नागरिक है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, इन सभी को जो सही मायने आज भी लोड़ है कि इनको जो देशभक्ति का जो इनको सबक सिखाना चाहिए। अगर देशभक्ति की लेके चलेंगे तो मैं कहता हूं कि हर जगह पर जो वो ट्रांसपेरेंसी भी ठीक होगी और जो इंफॉर्मेशन भी ठीक मिलेगी, और जो है वो अपनी ड्यूटी समझेगा
दुनिया का और हमारे में यही फर्क है, और ये करना पड़ेगा। मैं तो कहता कि जो गांव के स्कूल हैं, शहरों के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जो देश के बड़े बड़े कॉलेज हैं, वहाँ इनको जो जितने भी हैं, इनको जितने भेजते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भेजते हैं, इन सभी को इनको ये इस पर जो फोकस करना चाहिए, और ऐसे ही आम जनता को भी फोकस करना चाहिए, और ये सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस ने चलाना ही चलाना है। पुलिस अगर वो अपनी जो एक एसएसपी लगता है, बात लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है ना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ऊपर जीएस समाना जी कह रहे हैं। वो क्लियरली बोल रहे हैं मैम कि मैं अभी रिटायर्ड हूँ, इसलिए मैं इतना कुछ बोल पा रहा हूँ। अगर मैं अफसर होता तो मैं बोल ही नहीं पाता, मैं शायद डिबेट में ही नहीं बैठता। अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट है, मैं कहता हूँ कि चाहे वो बड़ा या छोटा है, अगर वो पोस्टिंग कराता है गवर्नमेंट से अपनी मर्जी की, तो वो गलत तो करना ही पड़ेगा ना। अगर उसके कहने पर वो पोस्टिंग, अगर उसको जो उसकी समझती बनती है, जो उसका कैपेबिलिटी बनती है, अगर उनसे सभी इस बात को लेके चलेंगे कि हमने नहीं कराना, हम वैसे ही चलेंगे जो हमारा जो जितना हमारा लेवल है, तो मैं कहता हूँ कोई भी बात नहीं होती। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, हर नागरिक को अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे कोई लेजिस्लेचर है, चाहे कहीं भी देश में काम करता है, या चाहे वो लेबर में काम करता है। मनोज जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, सर ने बहुत आराम से कह दिया कि जी जनता को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे ये सभी जो हैं ये सर्वेंट ऑफ पब्लिक हैं। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है, अगर मान लो किसी पॉलिसी से अगर कोई व्यक्ति खुश नहीं है तो बेचारे को विरोध करना पड़ता है, और जब वो विरोध भी करता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज कर दी जाती है। जी मनोज जी। जी मैडम, देखिए, इन देश स्वतंत्रता के पश्चात से आज तक जो हमारे मूल बिंदु और मानवता के जिस तरह की चर्चा अभी हंसराज जी कर रहे थे कि सबको अपनी संस्कारों की बात, जिस बात को लेकर ये चले हैं, तो संस्कार तो हमारे उसी समय से गुरुकुल, घर, चार चीजें हमारी सबसे पहले होती थी कि जहां से व्यक्ति को संस्कार और देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता था। पहला होता था उसका घर। आज वो घरों का वातावरण नहीं है, सिर्फ सेल्फ लाइफ जीने की पद्धति हम सिखा रहे हैं कि मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरे बच्चे, और अब आगे आने वाले टाइम पर तो इस तरह का दिखने लगा है कि सिर्फ मैं। बच्चे भी जब तक हैं तब तक दिखते हैं, उसके बाद तो वो भी आज जो संस्कारों के आधार पर जिस तरह की चर्चा, अगर वो विषय बदल जाएगा। दूसरा होता था स्कूल कॉलेज, जैसा कहा, आज हम कहां पर जा रहे हैं, उन स्कूल कॉलेजों का क्या वातावरण बन गया है। आप देखिए, कॉन्वेंट के नाम पर पढ़ा पढ़ा कर हमने कहां पहुंचा दिया है। वहां संस्कार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, केवल सामाजिक मूल्यांकन के रूप में एक किसी स्कूल में एक किताब रह गई है जिसके ऊपर हम लोग एक छोटी सी परीक्षा करा देते। कहां सिखाओगे आप परिवार क्या, कहां सिखाओगे उसको देशभक्ति, कहां सिखाओगे उसको गवर्नेंस। पहले राजपाट की पद्धति सिखाई जाती थी या उसको तरीका बताया, आज आधे से ज्यादा पॉलिसी गवर्नमेंट पास कर देती है। जनता को पता होता है क्या कि कौन सी पॉलिसी और कहां से मिल रही है। ठीक कहा मेरे भाई अवाना जी ने कि पीडब्ल्यूडी पर कहां से खर्च हो रहा है, कहां से पैसा आया, कितना लग रहा है, किस गुणवत्ता से सड़क बन रही है, पुल बन रहा है। पता लगता है कि पुल बनते बनते गिर गया। कहां है ये संस्कार, आप बताइए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो है तो सरकार की ना, और सरकार के अंदर बैठे अफसरों की। अगर वो इलाके में पुलिस तो ठीक है, फर्स्ट टारगेट होती है पुलिस, लेकिन बाकी सबके ऊपर भी तो केस वहीं से बनने हैं ना। अगर वो चाहे तो कोई उठेगी कि मैं कहीं पर भी करप्शन का सबसे बड़ा मुद्दा फिर वापस यही आ जाएगा कि करप्शन सबसे बड़ी मूल जड़ है। हम अपने फायदे के लिए देश को सेकंड कर चलते हैं कि मेरा फायदा पहले होना चाहिए, देश बाद में होना चाहिए। बताइए, अगर ये प्रश्न अगर मेरे गलत हैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? गुड गवर्नेंस की कल्पना हम कहां से करें और किस आधार पर करें? बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, बेहतरीन बात आपने बोली है कि गुड गवर्नेंस की कल्पना तो बेहद ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जवाबदेही किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। हंसराज जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पूर्व आईपीएस एक बात कहना चाह रहे हैं सर, फाइनल कमेंट आपसे लूंगी, उसके बाद फाइनल मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया बात त्यागी जी ने कही कि ये बहुत आसान है एक आईपीएस आईएएस एक इंजीनियर एक नेता बनाना, अगर मुश्किल है तो एक अच्छा इंसान बनाना। और उसके लिए जरूरी है कि हमारे पाठ्यक्रम में किसी जमाने में राष्ट्रभक्ति के सारे किस्से होते थे। आज भी हमें झांसी की रानी का वो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता याद है, आज कहाँ पढ़ाई जाती है। हम जा तो रहे मेटेरियलिस्टिक उसकी तरफ, देशभक्ति कहाँ से आएगी? देशभक्ति जड़ में आती है। कोई पुलिस अफसर है, कोई भी है, वो उससे पहले तो एक इंसान है, उसको क्या पढ़ाया क्या बढ़ाया इसके ऊपर आधारित होता है। तो पहले जड़ से इसको सुधारना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी सवाना जी, मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हंसा जोशन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर जुड़ने के लिए। तो जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, हमारे पास 4 स्तंभ है। मीडिया तो है ही, लेकिन मीडिया के साथ साथ हमारे पास विधायिका है, विधायिका के साथ पुलिसकर्मी हमारे साथ है, न्यायालय हमारे पास है। तो ये सब गुड गवर्नेंस के अंदर कितना ज्यादा योगदान दे रहे हैं, आने वाले समय के अंदर गुड गवर्नेंस को और कितना बेहतर जो है वह किया जाना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर रही हमारी चर्चा, और इसी बीच चर्चा के अंदर एक सवाल जो है वो उठा हमारा देशभक्ति के ऊपर, कि जब हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागेगी तो वही हम सरकार से सवाल पूछेंगे, और लगातार ना केवल अधिकारियों के बीच में, जनता के बीच में भी देशभक्ति की भावना होनी बेहद ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।